गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम नगरीकरण के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संदर्भ में नगरीकरण की जो अवधारणा है किस प्रकार विस्तारित होती है, क्योंकि हम ये जान चुके थे कि आसपास के कस्बाई संस्कृति के लोग, ग्रामीण संस्कृति के लोग भौतिक आकर्षण के कारण सुख सुविधाओं के विस्तार एवं कुछ जो अंतज जाति के लोग थे वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसी स्थिति में नगरों का विस्तार होने का ये कारक समझ में आता है, लेकिन हम इसके भारतीय पृष्ठभूमि में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं इन पर चर्चा करेंगे। क्रमशः आज का पूरा फोकस इसी बिंदु पर रहेगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और यदि आवश्यक समझें तो आप उसके विधिवत नोट्स बनाते रहें। भारत में नगरीकरण की जो कारक की बात आती है तो नगरीकरण नगरों की वृद्धि के प्रोत्साहन देने के कारक के रूप में उत्तरदायी कारक है। इसके संबंध में हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जहाँ स्वतंत्रता से पहले नगरों के विकास की अनुकूल भौगोलिक दशाएं, धार्मिक विश्वास, सैनिक शिविरों की स्थापना व यातायात की सुविधाओं का योगदान रहा है, वहीं दूसरी ओर अन्य कारक भी जिम्मेदार रहे हैं। एक सामान्य धारणा यह है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद नगरीकरण की वृद्धि का मुख्य कारक नगरों के बढ़ते हुए उद्योग धंधे तथा उनसे संबंधित विभिन्न व्यवसाय रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार जो उनके जीवन में जब नए नए प्रकार के उद्योग धंधे प्रारंभ होते हैं तो उन उद्योग धंधों के कारण लोग आकर्षित होते हैं। विशेषकर श्रमिक वर्ग उनके प्रति आकर्षित होकर वहाँ जाना चाहता है। औद्योगिक विकास के अतिरिक्त राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक कारक भी नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देते हैं। साधारणतः सभी राज्यों की राजधानियाँ, जो कि राजनीति का एक बड़ा न्यूट्रल केंद्र होती हैं, वहाँ सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। विशेषकर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, पटना इसके उदाहरण हैं। जबलपुर, जोधपुर जैसे नगरों का विकास भी मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने वाले प्रमुख केंद्रों के कारण हुआ है। ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसे धार्मिक नगर हैं, जैसे हम बनारस कह सकते हैं, हरिद्वार कह सकते हैं, जिनके पीछे जन भावना व आस्था जुड़ी होती है। जब आस्था और जन भावना जुड़ती है तो लोग उस आस्था के केंद्र पर विशेष कुंभ के मेले के रूप में, त्यौहार के रूप में, कोई विशेष प्रकार की पूर्णिमा के मेले के रूप में उपस्थित होते हैं, और ये कहीं ना कहीं नगरीकरण को बढ़ावा देती है। वहाँ लोग निवास करते हैं, प्रवास के प्रतिमान स्थापित करते हैं। नगरीकरण में वृद्धि के विशेष कारकों की जब बात की जाती है तो सबसे पहला फैक्टर है जनसंख्या वृद्धि। भारत में स्वतंत्रता से पहले देश की जनसंख्या का लगभग जो आंकड़ा देखा जाता है वह 34 करोड़ की आबादी थी। उसमें से 83% गाँव में ही निवास करती थी। स्वतंत्रता के बाद जब इस दशा में जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे जैसे नगरों में नए उद्योगों की स्थापना हुई, गाँवों के गृह उद्योग व कारीगरी के व्यवसाय में विघटन होना लगा, जजमानी व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी, तो ग्रामीण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग नगरों के अंदर प्रारंभ हो गया, उनका प्रवास का प्रतिमान, और वहाँ जाकर रहने लगे। दूसरा है औद्योगिक विकास। भारत में जैसे जैसे औद्योगिक विकास के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उत्पादन बढ़ता गया, इन उद्योगों में बनने वाली वस्तुएं, से उत्पादों के फलस्वरूप नए नए प्रकार के व्यवसाय विकसित हुए। नगरीय उद्योगों में श्रम करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग रोजगार के साधन प्राप्त करने व नगरीय उद्योगों में श्रमिकों के रूप में काम करने के लिए बढ़ना आरंभ किया। इस दशा में नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा बिंदु है व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि। नगरीकरण में वृद्धि के साथ साथ केवल औद्योगिक विकास का कार्य की मुख्य आधार नहीं है, बल्कि उद्योग के विकास के साथ साथ भारत में अनेक प्रकार की वाणिज्यिक और व्यापारिक सुविधाओं का भी विस्तार हुआ, जो कारण बनता है। जो नगर कुछ विशेष वस्तुओं के व्यापार और वाणिज्य का केंद्र होते थे, उनमें उन वस्तुओं का विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों का
केंद्रीकरण होने लगा। परंपरागत भाषा ने इन्हें व्यापारिक मंडियों के नाम से जाना जाता है। इस तरह की व्यापारिक क्रियाओं के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिम्स नामक विद्वान लिखते हैं कि नगरों के विकास के लिए व्यापार और वाणिज्य उतना ही महत्वपूर्ण आधार है जितना एक प्राणी के जीवन के लिए रक्त का संचालन होना आवश्यक है। वर्तमान नगर व्यापार वाणिज्य का केंद्र होने के कारण वे नगरों की ओर प्रवास करने लगते हैं जो महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ विशेष प्रकार की व्यापारिक क्रियाओं में अधिक कुशल होते हैं। चौथा बिंदु है यातायात तथा संचार के विकसित साधन। देखिए, जब किसी शहर में ट्रांसपोर्टिंग और कम्युनिकेशन बढ़ता है, लोग सुख सुविधाओं के विस्तार में आवागमन के प्रतिमानों का ध्यान रखते हैं कि उन्हें कम शारीरिक श्रम करना पड़े और तकनीक के सहारे से उन्हें फ़ायदा हो। तो जब हर जगह यातायात ट्रांसपोर्टिंग की मिनी बसें, वाहिनियाँ, मेट्रोज़, ट्रेन ये जब सहजता से उपलब्ध होती हैं तो लोग नगरों में जाने के लिए उत्सुक होते हैं। उन्हें पता होता है कि हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से चल रही है, सड़कों का निर्माण हो चुका है, तेज गति की गाड़ियाँ चल रही हैं। ऐसी स्थिति में उनको अपने ग्राम और शहर की तुलना में वहाँ अधिक लाभ महसूस होता है और वो वहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और नगरीकरण की प्रक्रिया में बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त जब नई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, नए संसाधन आते हैं, तो ग्रामीण लोग अपनी फसलों को बेचने के लिए छोटी मंडियों में नहीं जाते। उनके पास जब संसाधन है, उनको लगता है कि जब अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा तो वो दूसरी मंडियों में, दूसरे शहरों में जाते हैं और वहाँ सुविधाओं के बीच में अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। ऐसी चाह, ऐसी इच्छा के कारण ये लोग नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये कारक भी नगरों के आकर्षण का महत्वपूर्ण बिंदु है। नगरीय आकर्षण के कारक में पांचवा बिंदु है, बर्गेल के अनुसार ऐसे कारकों की विवेचना की गई है जो अनेक प्रकार के गांव और कस्बों के लोगों के लिए एक आकर्षण का कारक है जो उन्हें खींचने का कार्य करता है। इनमें नागरिक सुविधाएं, आर्थिक सुरक्षा, विशेष प्रकार के मनोरंजन के केंद्र, आधुनिक सुख सुविधाओं के विस्तार हैं। क्योंकि नगरों में आप जानते हैं बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा तय मानी जाती है। शिक्षा के अंदर नए नए कोर्सेज, आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली डिजिटल क्रांति के फलस्वरूप आने वाली शिक्षा प्रणाली विकसित होती है, जबकि कस्बों में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। विशेष व्यवसाय के लिए कच्चा माल, विकसित उपकरण व जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और नगरीय जीवन को अधिक सुविधाजनक समझा जाता है। इसके फलस्वरूप एक बड़ी संख्या में व्यक्ति ये समझने लगते हैं कि नगर में रहकर ही वे अपने व्यक्तित्व का विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और यह इच्छा उन्हें नगरों की ओर जोड़ती है। अपने व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के साथ साथ हम कुछ आकर्षण के बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं। जैसे विशेषकर हमारे भारतीय संस्कृति में, ग्रामीण संस्कृति में महिलाओं को थोड़ा सा दोयम दर्जा दे रखा है। उन्हें पर्दा प्रथा का सामना करना पड़ता है। महिलाएं खुलकर अपने विचारों को प्रखरता से नहीं रख पाती क्योंकि संयुक्त परिवार की परंपराओं के तहत उनके ऊपर एक अनावश्यक दबाव रहता है, सामाजिक पर्यावरण की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन नगरों में आकर सबसे पहले वो एक खुली हवा में सांस लेना जैसा महसूस करती हैं। वो अपनी मन की इच्छा के द्वारा मौसम के अनुसार, अपने शरीर की सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार का वस्त्र परिधान पहन सकती है। उनके ऊपर कोई परंपरावादी समाज का दबाव नहीं होता कि उन्हें पर्दा करना ही करना है या फला वस्त्र पहनेंगे तो परिवार की इज्जत उछलेगी। ऐसी चीज़ें वहाँ गौण हो जाती हैं और नगरों में उन्हें लगता है कि वो अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से किसी भी वस्त्र आभूषण को पहनकर अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकती हैं। द्वितीय आधार पर हम देखें तो आकर्षण में सुविधाएं तो हैं। कुछ बड़े बड़े मॉल्स जहाँ पर घरेलू उत्पादन की ऐसी वस्तुएं मिलती हैं। आजकल विज्ञापन का ज़माना है। टीवी, मीडिया के माध्यम से जब हम नई नई उत्पादित वस्तुओं को देखते हैं और अपने कस्बों में उनकी मांग करते हैं तो वो हमें उपलब्ध नहीं होती, तो मन में एक हीनता का भाव आता है कि अरे हम कैसे जंगल में रह रहे हैं, हम काश यदि शहरों में रहते तो शायद हमें ये सुविधा बेहतर तरीके से मिल सकती थी। और व्यक्ति इसी आत्मविश्वास के साथ शहरों की ओर जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं
जो कहीं ना कहीं नगरीय आकर्षण को प्रोत्साहन देते हैं, जो नगरीकरण में वृद्धि करते हैं। प्रोत्साहन कारक के रूप में नगरीकरण में वृद्धि से संबंधित अनेक दशाओं को बर्गेल ने प्रोत्साहन कारक का नाम दिया, जिसके अंतर्गत वे दशाएं आती हैं जो गांवों और कस्बों को कुछ आंतरिक दशाओं के कारण वहां के निवासियों को अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे गांवों में बढ़ती गुटबंदी। आप किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि भाई तुम गांव में क्यों नहीं रहते, उसका जवाब पता क्या है? हमारे गांव में पॉलिटिक्स है। वो अपनी सहज भाषा में पॉलिटिक्स का मतलब बताता है कि गुटबाजी है, पार्टियां बनी हुई हैं, खेत पर कब्जा हो रहा है, वहाँ पे फौजदारी मुकदमे हो रहे हैं, किसी व्यक्ति से द्वेषता है, झगड़ा किसी और ने किया, व्यक्ति उस गांव में उपस्थित नहीं है, उसका नाम कोर्ट कचहरी में आ जाता है, केस में लिखवा दिया जाता है। कहीं ना कहीं कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करता है तो उसके पीछे केस लगवा कर ये मंशा होती है कि इसको कैसे डाउन किया जाए। तो ये जो प्रवृत्ति आ जाती है, गुटबाजी आ जाती है, तो इसे बर्गेल ने समझाने का प्रयास किया कि ये व्यक्ति को उस नकारात्मक ऊर्जा वाले क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लाने के प्रति प्रेरित करती है। दूसरा बिंदु हो सकता है जातिगत असमानताएं। हम जानते हैं जाति जन्म पर आधारित है, मजुमदार मदान ने भी कहा है, और जाति को व्यक्ति कितना ही आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, राजनीतिक रूप से संपन्न हो जाए, वो कभी भी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति के अंदर जब जातिगत असमानताओं के कारण शोषण होता है, एक विशेष वर्ग को हे दृष्टि से देखा जाता है, तो अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो नगरों की ओर प्रस्थान करता है। उन्हें लगता है कि नगर में जाकर उनको सही प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और कम से कम वो अपना खोया हुआ स्वाभिमान प्राप्त करेगा, जो जातिगत आधार पर उसे नहीं मिल पाया था। गांव में उसके पीने के कुएं, ट्यूबवेल अलग होते हैं, वो ऊंची जातियों के साथ मकान बनाकर नहीं रह सकता, धन का संचय नहीं कर सकता, और दबंग जो जातियाँ हैं जिन्हें एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति का नाम दिया, उनकी मानसिक उन्हें अधीनता करनी ही पड़ती है। ये चीज़ें शहरों में नहीं है, क्योंकि शहर संवैधानिक परंपराओं के अनुसार चलते बसते हैं, प्रशासनिक महकमे यहाँ पर उनकी हेल्प करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस असमानता के माहौल से हर व्यक्ति जो पीड़ित है शहरों में आना चाहता है। खेती की प्रकृति पर निर्भरता एक अलग बिंदु है। इसके अंतर्गत भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर अच्छा मानसून आया तो फसल अच्छी होगी, अन्यथा व्यक्ति को अपना येन केन प्रकारेण अपना कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति पर निर्भरता होने के कारण कभी कभी उसे नुकसान होता है, क्योंकि फसल के अंदर बहुत पैसा लगाकर उसे की जाती है, बीज खाद सब खरीदे जाते हैं, उसका बीमाकरण होगा, इसके बारे में गांव वालों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों को लगता है कि अगर वो शहर में जाकर कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा भी करेगा, कोई अपना कार्य करेगा, तो वो अर्थोपार्जन तो कर सकता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। अगले बिंदु के रूप में भू निष्कासन की बढ़ती हुई समस्या। भू निष्कासन का मतलब है भूमि के नामांतरण संबंधी तकनीकी खामियों के कारण जो कोर्ट कचहरी होती हैं वो पटवारी वगैरह मिली भगत करके दबंग लोगों को जमीन लिख देते हैं। कभी कभी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करवा दिया जाता है और उसकी ज़मीन हड़प ली जाती है। महिलाओं के संदर्भ में यदि कोई विधवा है उसे डायन घोषित करवा दिया जाता है और उसकी ज़मीन पर जो दबंग लोग हैं या परिवार के जन लोग हैं वो उस पर अधिकार करते हैं। ऐसी स्थिति में इन चीज़ों से मुक्त होने के लिए, शोषण से मुक्त होने के कारण वो लोग नगरों की ओर अपना मंशा बनाते हैं रहने की। इसके अतिरिक्त नगरों में स्थित ग्रामीण नातेदारों की सलाह एक महत्वपूर्ण दशा है। कई बार क्या होता है, रिश्तेदारों में कंपटीशन होता है कि उसकी लड़के की नौकरी लग गई, वो लड़का अभी पीछे है, तो उसको प्रेरणा मिलती है और वो शहरों में जाकर कुछ अच्छी तरक्की करने के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। फिर प्रतिष्ठाजनक माना जाता है कि फला का व्यक्ति पटवारी बन गया, टीचर बन गया, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन गया, आरएएस बन गया या जुडिशियली उसका सिलेक्शन हो गया, तो लोग उसको प्रेरणा बनाकर रिश्तेदारों की प्रेरणा से भी शहरों में और जाते हैं। उनको लगता है कि वहाँ रहकर उन्हें बेहतर अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर मिलेगा और वो इस तरह नगरीय संस्कृति में रच बस जाता है। एक बार नगरों के प्रति उसे आदत होगी, वहाँ रहने का प्रतिमान स्थापित होगा, निश्चित तौर पर वो भविष्य में उसी आसपास के क्षेत्र में निवास बनाकर रहने की इच्छा
जाहिर करता है और कई बार अपने परिवार सहित वहाँ पर निवास करता है। तो ये एक ऐसा कारक है जो हिडन कारक है, जो नगरीय संस्कृति में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जीवन में तरह तरह के संघर्ष, तनाव बढ़ने के कारण गुटबाजी में वृद्धि होती है। ग्रामीण जीवन में संघर्ष देखा जा सकता है। फलस्वरूप वहाँ का जीवन असुरक्षित समझकर नगरों में आकर लोग रहने लगते हैं। गांवों और कस्बों की सामाजिक संरचना पर अब जातिगत असमानता का प्रभाव पड़ने लगा है। सामाजिक परिस्थिति में प्रदत्त परिस्थिति की तुलना में अर्जित परिस्थिति का महत्व कम होने के कारण लोग अपनी अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए शहरों में आते हैं। खेती का व्यवसाय प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर है, फसल नष्ट हो जाती है। ये सारे तनाव विशेष करके उन संस्कृतियों में नहीं होते और इसलिए ग्रामीण संस्कृति के लोग नगरों में आकर निवास करना चाहते हैं। अगला बिंदु है जजमानी व्यवस्था का विघटन। जजमानी व्यवस्था क्या है? वाइजर नामक विद्वान ने स्पष्ट किया, सेवाओं के बदले में सेवाओं का आदान प्रदान जब चलता है, इसे ग्रामीण संस्कृति के महत्वपूर्ण संरचनात्मक बिंदु के रूप में हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं। जजमानी व्यवस्था में हर जात का एक अपना सिस्टम होता है कि वो लोग किन्हीं लोगों के काम करेंगे, बदले में उन्हें अन्य जाति के लोग अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। परंपरागत रूप से गांव में, कस्बों में बहुत सी जातियों के लोग जीवन यापन का मुख्य आधार जजमानी व्यवस्था को मानते थे, लेकिन आज़ादी के बाद इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब कोई बिजनेस टैग नहीं रहा कि फला जाति करेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। आज पंडित जी रिबॉक के शोरूम में जूते का शोरूम खोल के बैठ सकते हैं और बैरवा जी ज्योतिषीय ज्ञान लेकर कुंडली सॉफ्टवेयर से कुंडली बना सकता है, क्योंकि आज सबको अपना रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। जबकि जजमानी व्यवस्था में किसी भी व्यवसाय का संबंध जाति के साथ होता है। परंपरागत लोग नाई, धोबी, बढ़ई, सुनार, माली, दानक, पुरोहित अपनी सेवाओं को कुशलता देने के बाद गांव के कस्बों में जीवन यापन में समुचित साधन प्राप्त नहीं कर सकते थे। इनमें असमर्थता व्यक्त करते थे, क्योंकि यहाँ का परंपरागत आधार जजमानी व्यवस्था था। जबकि नगरों में जाकर ये लोग प्रोफेशनली व्यावसायिक आधार पर अपनी सेवाएं देने के लिए स्वतंत्र थे। वह उन्हें अधिक धन की प्राप्ति होती थी। तो जैसे मान लीजिए नाई वह कटिंग का काम कर रहा है और वो जजमानी व्यवस्था में उसे केवल अनाज मिल रहा है, वही अगर शहर में आके दुकान खोलेगा तो शायद 500-700 रुपये कमाएगा। उसे वो चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है कि परंपरागत आधार पर कोई टैग लगे, उससे बढ़िया वो प्रोफेशनली अप्रोच में उसका काम करे तो उसे एक आत्मविश्वास मिलता है और व्यक्तित्व विकास भी उसका होता है। ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसे लोग हैं जो नगरों में नगरीकरण की विकास की प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। मानसिक रूप से वो अपने आप को श्रेष्ठ लोगों का, अभिजात्य वर्ग का सदस्य मानते हैं और उन्हें लगता है कि गांव शायद उनके लिए बने ही नहीं है। ये एक ऐसा कारक है मेंटलिटी के आधार पर जो उन्हें शहरों की ओर जोड़ता है। राजनीतिक कारक के रूप में नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में वर्तमान राजनीतिक दशाओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत से लोग उन नगरों में विकास के अधिक अवसर प्राप्त करते हैं जो राजनीतिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। जिन व्यक्तियों में नेतृत्व की विशेष क्षमता होती है, नगरी उनके व्यक्तित्व विकास के लिए उपयुक्त स्थान है। यही कारण है कि अनेक छोटे नगरों में रहने वाले लोग उस नगर में आकर बसना अधिक उपयोगी समझते हैं जो किसी राज्य की राजधानी के रूप में होते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक कारकों का प्रभाव किसी तरह से श्रेष्ठ कोटि का माना जाता है। इसको हम एक सामान्य अर्थ में समझ सकते हैं। एक विशेष जाति के लोग जो संख्या में कम है, वो चाहे ब्राह्मण हो सकता है, बनिया हो सकता है, या कोई शूद्र जाति की एक अंतर जाति हो सकती है। जब इलेक्शंस आते हैं, हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक आधार पर सबको मतदान करने का अधिकार है, लेकिन यह भी बात अनछुई नहीं है कि लोग जानते हैं कि दबंग जाति के लोग, जो डोमिनेट कास्ट के लोग हैं, वो सबसे पहले उन संख्यात्मक आधार पर जो लोग छोटा समूह है उनके वोट वो पहले डाल देते हैं। जब वो मतदान केंद्र में पहुंचते हैं उन्हें पता लगता है कि उनका वोट डल गया, मतलब उन्हें उनके मतदान के अधिकार से भी वंचित रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग सोचते हैं कि जब हमको राजनीतिक रूप से चेतना होने के बाद भी मतदान करने का अधिकार नहीं है, तो उनका मन करता है कि यहाँ से जाएं और ऐसी खुली हवा में जाकर जीवन बिताएं
जहाँ कम से कम अपनी मर्जी से वो मतदान तो कर पाएँ। तो लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करने के लिए ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आते हैं, वहाँ की सूचियों में अपना नाम जुड़वाते हैं और वहाँ आकर वहाँ के एक नियमित बासिंदे के रूप में नगरीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने संक्षिप्त टॉपिक के रूप में नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारकों के बारे में चर्चा की। अगली क्लासों में मैं क्रमशः नगरीकरण के क्या परिणाम होते हैं और उसके अलावा नगरीकरण के जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये सार्थक जानकारी आपके काम में आएगी और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होंगे। आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।